गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 7 मानवीय अधिवास लेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे 2 चित्र दिए दिख रहे हैं 2 चित्र। एक जगह देखो बच्चों, घनी बस्ती है ना। यहाँ पर एकदम घनी बस्ती है और यहाँ पर दूर दूर घर दिखाई दे रहे हैं। बस्ती तो है लेकिन दूर दूर है। ठीक है, इसी में अपने को देखना है कि क्या है। अधिवास आकृति 7.a व आ में दर्शाए गए अधिवासों का निरीक्षण कीजिए व उत्तर दीजिए। अधिवासों के प्रकारों को पहचानिए। सबसे पहले हमको अधिवास के प्रकार पहचानना है कौन से हैं। ये जब हम पाठ की पढ़ लेंगे तो हम आप आसानी से इसका उत्तर आप खुद ही दे पाएंगे। इनमें से कौन सा अधिवास केंद्रीय प्रकार का है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। प्रकीर्ण बिखरे हुए अधिवासों का भाग कौन सा है, उसका क्या कारण होगा। ये अधिवास भारत के किस प्रदेश के होंगे, इसका अंदाजा भी लगाइए। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन पढ़े। अब देखिए यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है, भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल एवं उर्वरता के कारण अधिवासों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। ठीक है, समझा आपको। भारत में जो जलवायु है उसमें जो विभिन्न विविधता अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, पानी की उपलब्धता यानी पानी वहाँ पर होना आवश्यक है। भूमि की ढाल एवं उर्वरता यानी उपजाऊ जमीन, उसकी उपजाऊ होनी चाहिए। आदिवासियों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है और जो लोगों के जो घर बनते हैं उसके जो डिजाइन है, जो आकार है, उसमें भी क्या होता है, अलग विविधता पाई जाती है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, पूर्वीय तट, नर्मदा का मैदान, विंध्य का मैदान एवं भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है, वहाँ केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं। जहाँ पर कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, कृषि होती है, वहाँ के जो घर हैं उन अधिवासों को क्या कहते हैं, केंद्रीय अधिवास। ये आप पढ़कर ऊपर के जो प्रश्न दिए उसके उत्तर आप इस प्रकार दे पाएंगे। इसके विपरीत मध्य भारत का वनाच्छादित प्रदेश, वनाच्छादित भाग यानी जो पेड़ पौधों से घिरा हुआ भाग है। राजस्थान का पश्चिम एवं दक्षिणी भाग, हिमालय का ढाल वाला क्षेत्र एवं खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेशों में भी मानवीय अधिवास विरल व बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पे ये विरल व बिखरे हुए क्यों। विरल यानी दूर दूर, बिखरे हुए यानी जो दूर दूर है, पास पास में नहीं है। हम एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी हम कभी घर बनाते हैं तो हम घर बनाते समय क्या बात ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर वहाँ पर पानी की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली आपूर्ति हो, तथा वहाँ से बाजार पास में हो, कारखाने पास में हो, स्कूल पास में हो, दवाखाना पास में हो। ये सारी चीज़ों की सुविधा देखते हुए ही हम अपनी जगह खरीदना चाहते हैं ना। तो जहाँ पे भी घनी बस्तियाँ रहती, वहाँ पे देखना सारी चीज़ें पास में होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पास में है, बस स्टॉप पास में है, दवाखाने पास में है, स्कूल पास में है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर पास में रहती है, वहाँ पर लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे लोग, हम ज़मीन लेंगे क्या, वहाँ पे अपना घर बनाएंगे क्या, नहीं बनाते लोग। उसी प्रकार जो भी बस्तियाँ भी बसती, वो भी इसी प्रकार बसती है, जहाँ पर ये चीज़ें हों, उपजाऊ भूमि हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, जहाँ पर काम आसानी से पाए जा सके, ऐसी जगहों पर ही लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। कोई अगर पहाड़ियों पे देखो, अगर हम जाते हैं पहाड़ों पे, घर बनाना कितना मुश्किल है ना। नीचे से इतना सामान ऊपर लेके जाना, रोज ऊपर से आना ले जाना, अपना दैनिक जीवन में जो भी लगने वाली चीज़ें हैं उनको ऊपर लेके जाना, कितना थकावट वाला काम है ना। तो वहाँ पे अगर हम कहीं घूमने भी गए पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं जो हमको मैदानी प्रदेश में सस्ती मिलती है, वहाँ महंगी मिलती है। उसका कारण क्या है। अगर आप एक फ्रूटी की बोतल भी मान लो एक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो आपको जो नीचे सस्ती मिलेगी 10-15 रुपए में मिल जाएगी छोटी बोतल, वहाँ पर वो 25 से 30 रुपए मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको इतनी मेहनत से ऊपर लेके जाना पड़ता है ना।
पानी की बॉटल भी उनको इतनी मेहनत से ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो ये सारे क्या होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक आधे दिन की बात तो है नहीं कि हम एक दिन जाके हम घूमने फिरने गए तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमको अगर वहीं कंटिन्यू वहीं रहना है और वहाँ से स्कूल आना है, वहाँ से दवाखाना जाना है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार जब भी कोई अधिवास बिखरे हुए होते हैं, उसका कारण यही है। यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश में उतार चढ़ाव वाले रास्तों में लोग घर बनाना क्या करते हैं, कम पसंद करते हैं। अब जिसकी मजबूरी है और कोई दूसरा चारा नहीं है, वैसे लोग ही वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये देखिए, आपको कुछ-कुछ पोर्शन नहीं आने वाला है पेपर में, उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले, उसमें से ये है, थोड़ा याद करो। इसको आप यहाँ से पूरा कट कर दीजिए अपने पोर्शन में। बुक में आप इतना कट कर दीजिए पेंसिल से, ठीक है? अब देखिए, जैसे हमने इस 10वीं पाठ में आपने देखे ना कि हमको हर उसमें ब्राज़ील और भारत में, दोनों में कंपैरिज़न तुलना करते हुए पढ़ना है। यहाँ पे आपने भारत के अधिवास विरल और केंद्रीय अधिवास पढ़ा। अब अपन देखेंगे ब्राज़ील के अधिवास कैसे हैं, वहाँ के प्रतिरूप कैसे हैं और भारत के कैसे हैं। अभी हम ब्राज़ील का पढ़ेंगे। ब्राज़ील में अधिवासों के प्रतिरूपों के उदाहरण। अभी देखिए यहाँ पे दिया है आकृति 7.2 में अमेज़न नदी की निचली भूमि का भाग दिया हुआ है। और वहीं आकृति 7.2 में साओ पाउलो शहर के बारे में दिया है। साओ पाउलो शहर ब्राज़ील का एक विकसित शहर है। ठीक है? अब देखिए इसमें से बच्चों ये करके देखिए, ये वाला पोर्शन भी हमें कट करना है। आप अपनी किताब में इसे कट कर लीजिए। ठीक है? अब इसमें हमें क्या देखना है, भौगोलिक स्पष्टीकरण। ब्राज़ील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की थी। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। कहाँ पर विकसित हुए ये? और इसकी शुरुआत किसने की? साम्राज्यवादियों ने। कहाँ से आए थे वो लोग? यूरोप से। ठीक है? ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए हैं। अब देखिए तटीय प्रदेश में विकसित हुए हैं, हम इसको आगे पढ़ें तो आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। तटीय प्रदेश, तट किसे बोलते हैं? जहाँ पे समुद्री किनारा हो, नदी का किनारा हो, ठीक है ना? जहाँ पर पानी की सुविधा हमें आसानी से होगी, लोग वहीं पर अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं, बस्ती बसाते हैं। पहले के लोग भी जो देखो यायावर प्रवृत्ति के थे, लोग जो जाते थे, तो कहाँ पे, जहाँ पे नदी का किनारा है, जहाँ की भूमि उपजाऊ है, वहीं पर लोग अपने घर बनाते थे, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे देखिए तटीय प्रदेश में लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए, सघन यानी घने। इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। बच्चों ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है। क्या? अधिवासों के विकास के मुख्य कारण क्या है ना? ब्राजील के अधिवासों के मुख्य कारण विकसित के क्या है? तो ये देखिए सबसे पहला है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस पोर्शन को आपको अंडरलाइन करना है। ये देखिए, तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु, वहाँ की जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति यानी पानी की सुविधा, संसाधनों की उपलब्धता, जो हमारे दैनंदिन कार्यों में जो चीज़ लगती है, हमारे काम में जो चीज़ लगती है, वो उपलब्ध होना, कृषि योग्य जमीन इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो, परंतु अधिवास घने हैं। वहाँ पे जमीन कम है, लेकिन लोगों के घर क्या है, अधिक है। उदाहरण, वहाँ का सबसे अच्छा उदाहरण है साओ पाउलो। ठीक है? साओ पाउलो प्रदेश की जमीन उर्वर है, उर्वर यानी उपजाऊ। कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। कहवा यानी क्या? एक प्रकार का पेय पदार्थ है ये। जैसे हमने भूगोल का जब पाठ शुरू किया, तभी आपने स्टार्टिंग में देखा था पहले पाठ में ही कि ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी पॉट के लिए, है ना? कॉफी वहाँ भरपूर होती है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? कॉफी पॉट। पूरे विश्व को कॉफी निर्यात कर सकता है, इतना उसके यहाँ कॉफी का उत्पादन है। अपने हमारे भारत देश को क्या कहा है अपन ने? चाय पॉट, टी। हमारे भारत देश में चाय होती है, और ब्राजील में क्या होती है ज्यादा? कॉफी।
और उसी प्रकार कहवा, ये जैसे हम चाय पीते हैं ना, उसी प्रकार का एक पेय पदार्थ है। उसको ये लोग कुछ मसाले डाल के बनाते हैं। उसके लिए ये प्रदेश क्या है, उपयुक्त है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है। निर्बाध मीन्स कंटिन्यू उनको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इजीली उनको अवेलेबल होती है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित है। परिवहन, आवागमन के साधन, है ना? अगर किसान ने अपने खेत में बहुत सी फसल उगा ली, तब उसको बाजार तक लाने ले जाने के लिए गाड़ियां लगेंगी। तो ये क्या है, परिवहन की सुविधाएं। उपरोक्त सभी कारणों के कारण साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित हो गए हैं। इसलिए साओ पाउलो वहाँ का सबसे विकसित राज्य है ना? आकृति 7.3 में देख रहे हैं, नीचे की आकृति में देखिए। ठीक है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में उच्च भूमि का प्रदेश अवर्षण से ग्रस्त होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। ब्राजील का जो भाग है, ब्राजील के उत्तरी पूर्वी भाग में उच्च भूमि का प्रदेश अवर्षण से यानी वहां पर वर्षा नहीं, कम होती है। अवर्षण से ग्रस्त होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास है और कृषि के लिए वर्षा आवश्यक है, आप सभी जानते हैं। इस भाग में ग्रामीण अधिवास प्रकीर्ण अथवा बिखरे हुए एवं विरल है। वहां पर इसलिए अधिवास क्या है, बिखरे हुए और कम है। तटीय प्रदेश में ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र यानी अमेज़न की मैदान की ओर जाए तो मानवीय अधिवास अधिक विरल होते जाते हैं। उनके कारण इस प्रकार है, ये देखिए। ये प्रदेश सघन विश्वत्रेखीय वनों से व्याप्त है। वहाँ पर क्या है, मानवीय अधिवास विरल है और उसके कारण देखो, वहाँ पर विश्वत्रेखीय वनों से व्याप्त है, यानी एक घने वन है वहाँ पर। यहाँ की जलवायु सुस्त है और मानवीय अधिवासियों के लिए अनुकूल नहीं है। और वहाँ का वातावरण जो कैसा, एकदम सुस्त, लोगों को एकदम डल करके रखने वाला। तो और मानवीय अधिवास के लिए वो भी अनुकूल नहीं है। संसाधनों के भंडार का शोध लगाने एवं उपयोग करने में प्राकृतिक रूप से ही मर्यादाएं हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अपन शोध यानी खोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने घने वन है वहाँ पर। इस भाग में परिवहन की सुविधाएं सीमित रूप से विकसित है और परिवहन की सुविधाएं भी कैसी है, कम है। ठीक है। इसके कारण वहाँ पर मानवीय अधिवास के लिए सुलभ वातावरण नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर अमेज़न नदी के मैदान के वन दिख रहे हैं आड़े तिरछे, और ये साओ paulo शहर विकसित शहर दिखाई दे रहा है। बच्चों, अब हम इसके बाद वाले वीडियो में, अभी हमने भारत के बारे में जानकारी ली। इसके बाद माफ़ कीजिए, इसके पहले अभी हमने ब्राज़ील में हमने जानकारी ली। इसके बाद हम लोग भारत के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।